तो क्या आप भी टेस्ट ऑटोमेशन के लिए प्लेराइट इस्तेमाल करते करते थक गए हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर है। देखिए, प्लेराइट बेशक एक कमाल का टूल है, पर क्या यह हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है? तो चलिए आज जरा इसके ऑल्टरनेटिव्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए और क्या-क्या मौजूद है। सोचिए जरा, पहला टेस्ट लिखना तो कितना आसान लगता है ना? लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सैकड़ों टेस्ट हो और आपका एप्लीकेशन लगातार बदल रहा हो। तब असली चुनौती सामने आती है। इसी को मेंटेनेंस कहते हैं और यकीन मानिए यही वो बोझ है जो टीमों को नए और बेहतर विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर कर देता है। आज हम इस सफर पर चलेंगे और इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑटोमेशन का विरोधाभास है क्या। फिर जानेंगे कि टीमें आखिर अपने टूल्स बदलती ही क्यों हैं। इसके बाद हम अलग अलग विकल्पों पर नजर डालेंगे और उनका आमना सामना कराएंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक टूल की कम्युनिटी कितनी जरूरी होती है और आखिर में हम ये समझेंगे कि अपनी टीम के लिए सबसे सही टूल कैसे चुनें। सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया में ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। तेजी से काम पूरा करना है, पर गलतियों से भी बचना है। हर कोई चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जल्दी से बाजार में आए, लेकिन कोई भी एक खराब प्रोडक्ट नहीं देना चाहता। और टेस्ट ऑटोमेशन को इसी समस्या का जादुई हल माना जाता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? अपनी मशीन पर तो सब हरा हरा दिखता है, सब पास हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोड सीआई पाइपलाइन में जाता है, 30% टेस्ट्स लाल हो जाते हैं, फेल। प्लेराइट जैसे बेहतरीन टूल के साथ भी एक बहुत ही आम समस्या है। जब टेस्ट्स बार बार फेल होने लगते हैं तो निराशा होती है और बस तभी नए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि प्लेराइट जैसा इतना बढ़िया टूल होने के बावजूद टीमें इसे छोड़कर नए विकल्पों की तलाश क्यों करती हैं? चलिए उन आम वजहों का समझते हैं जो टीमों को नए टूल आजमाने पर मजबूर करती हैं। ये वजहें सिर्फ टेक्निकल नहीं हैं, बल्कि टीम की ज़रूरतों और उनके काम करने के तरीके से भी जुड़ी होती हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजहें हैं। देखिए, प्लेराइट का पूरा सिस्टम काफ़ी बड़ा है, इसे सीखने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और फिर आता है मेंटेनेंस का सिरदर्द। वेबसाइट में ज़रा सा बदलाव हुआ, मान लीजिए एक बटन बदल गया और आपके टेस्ट टूट गए। अगर टीम जावा या पाइथन में माहिर है तो उन्हें एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी। कोड में गलतियों को ढूंढना भी कभी-कभी मुश्किल हो सकता है और CI/CD सर्वर पर ब्राउज़र डाउनलोड करना भी एक अलग ही झंझट है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो समझ लीं। अब चलते हैं सॉल्यूशंस की दुनिया में। लेकिन हम इन विकल्पों को बस एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इन्हें अलग अलग रास्तों की तरह समझेंगे। हर रास्ता एक खास तरह की समस्या का हल करता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना रास्ता चुना जा सकता है। पहला रास्ता उन डेवलपर्स के लिए है जिन्हें एक बहुत ही स्मूथ और तेज एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर साइप्रस एक बहुत मजबूत दावेदार है। साइप्रस की खासियत यह है कि वो ब्राउज़र के अंदर काम करता है। इससे फीडबैक तुरंत मिल जाता है और इसका सबसे बड़ा फीचर है टाइम ट्रैवल डीबगिंग, जिससे आप समय में पीछे जाकर देख सकते हैं कि गलती ठीक कहाँ हुई थी। वहीं दूसरी तरफ प्लेराइट ब्राउज़र के बाहर काम करता है, जिसकी वजह से ये सफारी जैसे ज़्यादा ब्राउज़रों को सपोर्ट करता है और एक साथ कई टैब में काम करने की आज़ादी देता है। ये स्लाइड ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है सेलेनियम, जो हर जगह चलता है, पर इसमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता है, जैसे कि पेज के लोड होने का इंतज़ार करने के लिए भी एक खास कमांड देना पड़ता है। और दूसरी तरफ है भविष्य का रास्ता, ऑटोनोमा जैसे AI टूल्स। यहाँ बस सादी अंग्रेजी में बताना होता है कि क्या करना है और AI बाकी सब खुद संभाल लेता है। ये टेस्टिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अब तक हमने अलग अलग रास्ते देख लिए। अब वक्त आ गया है एक फाइनल मुकाबले का। यहाँ हम इन सभी विकल्पों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि कौन किस में कितना बेहतर है। तो ये रही हमारी मास्टर कंपैरिजन टेबल। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। अगर एक आसान और तेज डेवलपर एक्सपीरियंस चाहिए तो साइप्रस बढ़िया है। अगर टीम पहले से ही जावा या पाइथन में काम करती है तो सेलेनियम एक सॉलिड चॉइस है। और अगर मेंटेनेंस के सिरदर्द से बचना है तो ऑटोनोमा का AI सेल्फ हीलिंग फीचर ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये खुद ही बदलावों को समझकर टेस्ट को ठीक कर लेता है। एक टूल से दूसरे पर जाना सिर्फ नया कोड सीखने जैसा नहीं होता। ये स्लाइड दिखाती है कि इसमें असल में कितनी मेहनत लगती है। आपको अपना पूरा कोड लिखने का तरीका बदलना पड़ सकता है और यह भी सोचना पड़ सकता है कि वेबसाइट के एलिमेंट्स को अब कैसे ढूंढेंगे। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। ऑटोनोमा में यह प्रोसेस सबसे तेज है। क्यों? क्योंकि इसका AI ज्यादातर मुश्किल काम खुद ही कर देता है।
जब भी कोई टूल चुनते हैं तो अक्सर हम उसकी टेक्निकल खूबियों में खो जाते हैं, पर एक चीज़ है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है उसकी कम्युनिटी। सोचिए, जब किसी मुश्किल में फंस गए तो मदद कहाँ से मिलेगी? एक मजबूत कम्युनिटी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। देखिए, सेलेनियम, साइप्रस और प्लेराइट जैसे जो पॉपुलर टूल्स हैं, उनकी कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी और एक्टिव हैं। सेलेनियम की कम्युनिटी तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है, मतलब लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा। अगर साइप्रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके डिस्कॉर्ड चैनल पर असली लोगों से तुरंत मदद मिल सकती है। ये सपोर्ट सिस्टम तब बहुत काम आता है जब कोई मुश्किल में फंस जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन सा टूल सबसे अच्छा है? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। कोई एक सबसे अच्छा टूल है ही नहीं। सबसे अच्छा टूल वो है जो आपकी टीम, आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे सही हो। चलिए देखते हैं कि ये चुनाव कैसे किया जा सकता है। ये स्लाइड सही फैसला लेने में मदद करेगी। अगर टीम में अच्छे कोडर्स हैं तो साइप्रस या सेलेनियम बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अगर टीम में नॉन कोडर्स हैं या टेस्टिंग को आसान बनाना है तो टेस्ट कैफे या ऑटोनोमा पर गौर करना चाहिए। अगर मेंटेनेंस पर बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना तो एआई पावर्ड ऑटोनोमा एक जबरदस्त चॉइस है। और हां, अगर बजट की चिंता है तो कई शानदार मुफ्त और ओपन सोर्स टूल भी मौजूद हैं। और अब हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। टेस्टिंग का भविष्य कैसा होगा? क्या हम और भी कॉम्प्लेक्स कोड लिखते रहेंगे, या फिर हम मशीनों से सादी अंग्रेजी में बात करके अपना काम करवाएंगे? भविष्य चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस बारे में क्या ख्याल है?